हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं CAS 7 कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में, जो कि है एम्प्लॉय कोस्ट। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक भी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हमारा CAS 7 क्या होता है। ये जो CAS 7 है, ये हमारा ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इशू किया है। किस लिए इशू किया है? ये जो स्टैंडर्ड है, ये प्रिंसिपल ले डाउन करता है, ये हमें मेथड्स बताता है कि आप एम्प्लॉय कोस्ट जो है कैसे उसको कैलकुलेट करें और कैसे उसको अलग अलग प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से डिवाइड करें। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट इंश्योर्स कंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंट एंड रिलायबल कंप्यूटेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय कोस्ट इन कोस्ट अकाउंटिंग। ये स्टैंडर्ड ये ध्यान में रखता है कि जो हम डाटा जो है उसके अकॉर्डिंग जो हम एम्प्लॉय कोस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट पूरे टाइम की होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट, उसमें कुछ सब कुछ चीज एकदम पारदर्शी होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी चीज जो है हिडन नहीं होनी चाहिए, एकदम सही, विश्वास करने लायक, रिलायबल कंप्यूटेशन होनी चाहिए। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो आई रिपीट कि CAS 7 किस चीज से डील करता है कि आप कितना पैसा अपने एम्प्लॉयज पे खर्च कर रहे हैं वो बताता है, उसके लिए रूल्स बताता है CAS 7, कैसे कैलकुलेट करोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव क्या है। CAS 7 जो है कुछ गाइडलाइंस देता है किसके लिए? एम्प्लॉय कोस्ट को मेजर करने के लिए, कितने हैं उसको डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कोस्ट को डिफरेंट कोस्ट सेंटर्स में और उसकी प्रोडक्ट और सर्विसेज के हिसाब से किस तरीके से आपको डिवाइड करना है वो उसके लिए रूल्स देता है। लास्ट, ये इंश्योर करता है कि आपका जो डाटा है वो यूनिफॉर्म हो, एक तरीके का हो, उसमें रूल्स में डिफरेंस ना हो और ट्रांसपेरेंट हो, ताकि आपको अकाउंट समझने में और आगे जाके डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप क्या है। ये जो हमारा कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये कि हर एक एंटिटी में यूज होता है जो कि एम्प्लॉय कोस्ट को कैलकुलेट करते हैं। साथ ही साथ हर तरह के एम्प्लॉयमेंट अरेंजमेंट में, फिर चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय की हो, टेम्परेरी एम्प्लॉयज की हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज की हो, या फिर बाहर से लिए गए आउटसोर्स एम्प्लॉयज की हो, हर एंटिटी से यूज करती है। और ये बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट दोनों को इंक्लूड करती है, एम्प्लॉय कोस्ट जो होती है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक आता है की डेफिनेशन। सब कौन कौन सी डेफिनेशन होते हैं, जो मेन डेफिनेशन जो कि इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। एम्प्लॉय कोस्ट क्या होती है? टोटल कोस्ट इंकर्ड बाय द एम्प्लॉयर। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए, उससे सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए जो जो खर्चा करता है, फिर चाहे उसकी सैलरी है, वेज है, उसके लिए बेनिफिट है, इंसेंटिव्स देता है, डियरनेस अलाउंस देता है, कोई भी खर्चा वो हमारा एम्प्लॉय कोस्ट में आता है। डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट कौन सी होती है? वो एम्प्लॉय कोस्ट जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई करी जा सकते हैं एक स्पेसिफिक कोस्ट ऑब्जेक्ट से, प्रोडक्ट से या सर्विस से, वो होती है हमारी डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट। जैसे कि प्रोडक्शन लाइन वर्कर। अब जो प्रोडक्शन लाइन वर्कर है वो जिस चीज की प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा ना, उसके ऊपर किया गया खर्चा उस प्रोडक्ट के अंडर आएगा। लेकिन जो इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट होती है, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू अ सिंगल कोस्ट ऑब्जेक्ट, वो एक सिंगल कोस्ट ऑब्जेक्ट के लिए असाइन नहीं की जा सकती। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सैलरीज, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो पूरी कंपनी के लिए काम करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, वो सारे ऑपरेशंस देखते हैं, तो वो हो जाती है हमारी इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट। कोस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रीजन है हमारा पैसा खर्च करने का, कोस्ट को इंकर करने का, वो हमारा कोस्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, एंटिटी, प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस टू विच कोस्ट आर असाइन्ड। नेक्स्ट हमारा आता है कंपोनेंट्स। कौन कौन से खर्चे हम अपने एम्प्लॉयमेंट कोस्ट में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला बेसिक पे, जो भी सैलरीज या वेजेस जो हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो सबसे पहले हमारी और मेन कोस्ट होती है एम्प्लॉय कोस्ट में। फिर अगर हम उन्हें कुछ अलाउंसेस दे रहे हैं, अलाउंसेस जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस, हम उनको घर का किराया दे रहे हैं, कन्वीनियंस अलाउंस, आने जाने का पैसा दे रहे हैं, मेडिकल अलाउंस, उनके जो है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो वो हमारे अलाउंसेस इंक्लूड होते हैं। फिर आता है इंसेंटिव और बोनस, अगर दे रहे हैं हम उनको उनके परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड, अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस, कि भाई ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ज्यादा देर तक काम करेगा तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा तुझे। फिर आता है परक्विजिट्स। परक्विजिट्स हमारे नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि कंपनी कई बार रहने के लिए घर देती है, तो उसका भी तो खर्चा तो झेलना पड़ता है ना कंपनी को। तो अगर उनको आने जाने के लिए व्हीकल बेनिफिट देती है, बाइक वगैरह, कार वगैरह प्रोवाइड करवाती है, या फिर खाने की फैसिलिटी, मील वाउचर्स प्रोवाइड करवाती है, तो वो भी जो है एम्प्लॉय कोस्ट में आते हैं। फिर आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर कंपनी का एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और हमने ऑलरेडी स्कीम बनाई हुई है प्रोविडेंट फंड की, पेंशन फंड की, या ग्रेचुटी की, या लीव इनकैशमेंट, तो हम उसमें एम्प्लॉय कोस्ट में ऐड करेंगे। लीव इनकैशमेंट क्या होती है? जितनी भी छुट्टियां मिलती है हर एक एम्प्लॉय को, जितनी भी छुट्टियां में एम्प्लॉय ने काम किया है, छुट्टी ना लेकर के वो काम पे आया है, तो उसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं, उसे कहते हैं लीव इनकैशमेंट। फिर आता है वेलफेयर एक्सपेंसेस।
अगर हमने एम्प्लॉय की वेलफेयर के लिए जैसे कि उसको कैंटीन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा है, हेल्थ इंश्योरेंस दिया है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पैसा खर्च किया है, तो वो भी हमारा एम्प्लॉय कोस्ट में आता है। देन हमारा आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अपने एम्प्लॉय की स्किल्स को डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग के लिए जितना भी पैसा खर्च करा है वो भी ऐड होगा। फिर आता है शेयर बेस्ड पेमेंट्स, कोस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और शेयर परचेज स्कीम्स के लिए जितना भी पैसा खर्च किया है वो भी ऐड होगा। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन क्या होता है? जब भी कोई कंपनी स्टॉक्स जो है शेयर जो है इशू करती है, तो सबसे पहले कभी कभी वो अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है कि आपको डिस्काउंट में हम जो है शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं तो खरीद लीजिए। फिर आता है टैक्सेस एंड अदर कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉय के बिहाफ पर हम कोई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भर रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स दे रहे हैं, वर्कर कंपनसेशन दे रहे हैं, तो वो भी हमारा खर्चे में ऐड होगा। टर्मिनेशन बेनिफिट, अगर कोई हम किसी भी एम्प्लॉय को ले ऑफ कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, या फिर कोई एम्प्लॉय वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है, वीआरएस ले रहा है, तो उसका भी खर्चा जो हमारा एम्प्लॉय कोस्ट में ही आता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉय कोस्ट। एम्प्लॉय कोस्ट को आप मेजर किस मेथड से करेंगे? एक तो आता है एक्चुअल कोस्ट मेथड, कि जितना पैसा आपका एक्चुअल में खर्च हुआ है वही आपकी कोस्ट मान लिया आपने। फिर होता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड। स्टैंडर्ड रेट्स आर अप्लाइड एंड वेरिएंसेस आर एनालाइज्ड फॉर कोस्ट कंट्रोल पर्पसेस। एक स्टैंडर्ड रेट लगा लेते हैं कि एक एम्प्लॉय पे जो है अंदाजे से हम लोग जो है 25,000 रुपए महीने खर्च कर रहे हैं, तो हम जितने भी हमारे एम्प्लॉय है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा एम्प्लॉय कोस्ट में आ गया। और अगर जो वेरिएंसेस आते हैं, जो अंतर आते हैं, उसको हम कोस्ट कंट्रोल पर्पस के हिसाब से एनालाइज करते रहेंगे फ्यूचर में। तो ये होता है स्टैंडर्ड कोस्टिंग मेथड। फिर आता है रिकवरीज फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर हमारे एम्प्लॉय से में कुछ रिकवरीज हो रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं उनकी हाउसिंग या ट्रांसपोर्टेशन किसी भी फैसिलिटीज से, तो वो टोटल कोस्ट में से माइनस कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अगर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, जो नॉर्मल और रूटीन कोस्ट होते हैं एम्प्लॉयज की, वो एम्प्लॉय कोस्ट में इंक्लूड होती है। लेकिन जो अबनॉर्मल कोस्ट होते हैं, जैसे कभी किसी पे फाइन लग गया, पेनल्टी लग गई, या किसी की फ्रॉड की वजह से लॉस हो गया, तो वो हम एम्प्लॉय कोस्ट में नहीं डालते हैं। फिर आता है असाइनमेंट ऑफ एम्प्लॉय कोस्ट। कौन कौन सी एम्प्लॉय कोस्ट किस किस कोस्ट हेड में जाती है, कोस्ट सेंटर में जाती है। देखो, डायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट कौन कौन सी होती है? जो कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट सर्विस के लिए असाइन होती है, जैसे कि वेजेस ऑफ लाइन वर्कर्स। अब जो वर्कर जिस प्रोडक्ट की लाइन के प्रोडक्शन में काम कर रहा है, वो उसकी जो वेजेस होंगी ना, वो उसी कोस्ट सेंटर के अंडर जाएंगी। इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कोस्ट जो कि हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि मशीन आवर्स और लेबर आवर्स में उसको डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सफाई का, अब वो सफाई हो रही है तो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस में उसको डिवाइड नहीं कर सकते ना, वो पूरी कंपनी की है। फिर आता है कुछ स्पेशल